हेलो एवरीवन। तो आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है राजस्थान की भूगोल से संबंधित। राजस्थान की उत्पत्ति। जो राजस्थान की उत्पत्ति वाला टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओरिजिन ऑफ राजस्थान। बिल्कुल। तो हम जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसका प्रारंभ, उसका श्री गणेश करने जा रहे हैं। ठीक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या फैक्ट हैं। जो राजस्थान ज्योग्राफी है वो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित से ही स्टार्ट होगी। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति से पहले कि राजस्थान की उत्पत्ति हुई होगी, और राजस्थान की उत्पत्ति हुई होगी उससे पहले जरूरी है कि हमारे जो अर्थ है इसकी उत्पत्ति हुई हो, इसका ओरिजिन हुआ हो। और अर्थ से पहले ये जरूरी है कि हमारे जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ। तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान कैसे बना है। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी अर्थ कैसे बनी है। ओरिजिन भाई अर्थ का कैसे हुआ है। और अर्थ का ओरिजिन से पहले हमारे सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम से पहले जो यूनिवर्स है उसका उत्पत्ति कैसे हुई है ये हम जानेंगे। तो मैं आपको कुछ अरबों वर्ष पहले ले चलता हूं, जब राजस्थान की नहीं, जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी। उसके रिगार्डिंग अनेक थ्योरी है, लेकिन जो सर्वमान्य थ्योरी है जिस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिग बैंग थ्योरी है, इसको 3.13.7 बिलियन ईयर है वो, मान लीजिए। ठीक है। तब हमारे यूनिवर्स, इसकी उत्पत्ति हुई थी यूनिवर्स की। साइंटिस्ट का मानना है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो कितने साल पहले, 13.7 बिलियन ईयर एगो। 13.7 बिलियन ईयर एगो हमारे क्या है, यूनिवर्स की ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन से संबंधित मैं आपको कुछ साइंटिफिक टर्म नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये समझ लीजिए, मैं आपको एक कहानी की तरह सुना देता हूं कि ये मान लीजिए कि ओरिजिन हुआ है। इससे पहले ये हम मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ 13.7 बिलियन ईयर को, इससे पहले कुछ भी नहीं था। ना समय था, ना टाइम था, ना स्पेस था, कोई भी चीज नहीं थी। एक पॉइंट था। एक पॉइंट में बहुत ही जोर का धमाका होता है और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ही बहुत बड़ा ब्रह्मांड यूनिवर्स ओरिजिनेट हो जाता है, ऐसा बिग बैंग थ्योरी बोलती है। उसके बहुत एस्पेक्ट्स हैं, कैसे कैसे उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बहुत ही मतलब बिलियंस ऑफ बिलियन सेकंड में बहुत ही डीप फ्रीज में चली जाता है, मतलब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर जो हमारे मूलभूत पार्टिकल हैं वो अस्तित्व में आते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाद जो कंडेंसेट होता है तो हाइड्रोजन हीलियम बनते हैं। हाइड्रोजन हीलियम के बाद बहुत ही अरबों 13,000 करोड़ साल के बाद उस अर्थ हमारे आती है। तो 4.6 बिलियन ईयर है वो, जो ओल्ड है, वो हमारा सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है। सोलर सिस्टम ओरिजिन हुआ है। तो ये समझ में
आ रहा है आपको मोटा मोटी? तो जो अगर हम यहाँ लें पॉइंट, ठीक है, तो साहब 13.7 बिलियन ईयर एगो तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, और 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारा सोलर सिस्टम ओरिजिन हो रहा है। तो मोटा माटी कितने साल में बीच में क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी यही कह रही है कि जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है, कि आकाश गंगाएं हैं, उनकी जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो बस आपके लिए इतना जानना जरूरी था कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अनुसार जो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है वो 13.7 बिलियन ईयर एगो होता है, 4.6 बिलियन ओल्ड पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं से पहले मैं आपको अर्थ की कहानी सुना देता हूं, जिसे हम जो अर्थ की कुंडली बोल सकते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या बोलेंगे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो 4.6 बिलियन ईयर एगो है, वो जो आपकी पृथ्वी अस्तित्व में आई है, उसका टाइम फ्रेम कैसा रहा है? तो टाइम फ्रेम कुछ ऐसा रहा है, जो जियोलॉजिकल टाइम है, जब से अर्थ आई है, साइंटिस्ट ने इसको विभिन्न विभिन्न कालों में बांटा है और उनके नाम दिए हैं। ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सुपर इयोन, एक समझ लिए, सुपर इयोन को डिवाइड किया हमने इयोन में। इसके हिंदी के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हिंदी से हमें कोई लेना देनी नहीं, इंग्लिश में ही हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सुपर इयोन है, फिर इयोन है, इयोन को हमने डिवाइड किया एरा में, एरा, फिर एरा को डिवाइड किया पीरियड में। इसको ध्यान रखिए ना, पीरियड को डिवाइड किया एपोक, एपोक का है युग, इसको हिंदी में वैसे युग बोलते हैं, और आप एपोक ही याद रखिए, उसको छोड़िए, है ना। तो एपोक में सुपर इयोन, इयोन, एरा, एरा को डिवाइड कर दिया पीरियड में, पीरियड को डिवाइड कर दिया एपोक में। ये समझ में आ गया आपको? एक बार इधर ले लेते हैं, जैसे इधर लीजिए, इसको कर लेता हूँ मैं सुपर इयोन। ठीक है, जो सुपर इयोन है, सुपर इयोन को किस में डिवाइड किया? इयोन में। इयोन को किस में डिवाइड किया? एरा में। एरा को किस में डिवाइड किया? पीरियड में। ठीक है, और पीरियड को किस में दिया? इपॉक में। ठीक है, तो एक जो हमारा सुपर इयोन है उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, नाम है, साइंटिस्ट ने दिया है इसको। अभी हम बस मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरे फ्रेम में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम उत्पत्ति के फ्रेम में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे जियोलॉजिकल टाइम से का फ्रेम रहा है। तो प्री कैम्ब्रियन जो सुपर इयोन बोलते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन है, जो इसका टाइम फ्रेम है, इसको लेते हैं 4.6 बिलियन ईयर एगो से लेके 57 मिलियन ईयर एगो, यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या हुआ था? प्री कैम्ब्रियन में सर जो आपकी महासागर बने हैं, क्या महासागर और महाद्वीप का निर्माण हुआ है। और सर जो अरावली है, अब ये ध्यान रखना, अरावली और धारवाड़, अरावली एवं धारवाड़, जो क्रम की चट्टाने हैं, क्रम की चट्टाने, उनका भी निर्माण इसी में हुआ है। किसमें हुआ है? अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन काल में हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी से संबंधित फैक्ट रखेंगे। जो सुपर इयोन है, कौन सा सुपर इयोन है? प्री कैम्ब्रियन। मैं आपको पीछे वाले चित्र में ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन होगा। प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन आपका कौन कौन से है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व। इधर देखिए, है ना, ये देख रहा है 57 करोड़ वर्ष। जो सुपर इयोन है उसको 3 इयोन में बांटते हैं। बस इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जिनके एग्जाम में नहीं है, बस आप समझ लिए आरएएस के एग्जाम में है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बाकी के कोई से भी जो राजस्थान के एग्जाम है वो आपको कभी भी ये नहीं आएगी। बस आप समझ लिए, मैं आपको
बाद में जब कभी भी हम कालखंड की बात करेंगे, तब में कभी कोई नाम आएगा, ट्रियासिक आएगा, कार्बोनिफेरस आएगा, तब आपको पता होना चाहिए नाम आ कहाँ से रहे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ये नाम आएंगे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। प्री कैम्ब्रियन में आपको क्या हुआ है सर, अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्माण हुई। थ्योरी के जो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब जो प्री कैम्ब्रियन सुपर इोन है, हमने क्या बोला था, इोन में बांटते हैं, तो इसको 3 इोन में इन्होंने बांट दिया है। ठीक है। 3 में जो प्री कैम्ब्रियन को हेडियन इोन, आर्कियन इोन और प्रोटोरोजोइक इोन, जिसका टाइम फ्रेम है 4.6 से 3.8 है, पर 3.8 से 2.5 और 2.5 से 57 करोड़ वर्ष तक ये रखा है। ठीक है। इसमें विभिन्न विभिन्न गतिविधियां, जैसे हेडियन में क्या है, जो पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, सतह अस्थायी थी, कभी पिघल रही थी, महासागर महाद्वीप बनते हैं, वायुमंडल का निर्माण होता है, CO2 की मात्रा अधिक होती है। चंद्रमा का निर्माण कहाँ पे होता है, हेडियन में होता है। चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी थी ये। ठीक है। पृथ्वी से एक उल्कापिंड टकराता है, इसका एक भाग अलग होता है और ये इसके आसपास घूमने लग जाता है। ये मान ही लीजिए ये अर्थ है, इससे कोई टकराया, इसका ये भाग अलग हुआ और ये भाग टूट के पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाता है, और हमारे जो सैटेलाइट है, उपग्रह, ये चंद्रमा का निर्माण हो जाता है। आर्कियन में क्या होता है सर, आर्कियन में जो एक कशेरुकी जीव है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक कोशिकीय जीव अस्तित्व में आता है। जीवन केवल कहाँ पे था, आर्कियन में समुद्र में था। चट्टानों में अभी भी जीवाश्म नहीं पाए गए, जीवाश्म नहीं है। और कैनेडियन शील्ड का निर्माण होता है, जो कनाडा में शील्ड है, कैनेडियन शील्ड बोलते हैं हम, जो वो उसका शील्ड का निर्माण किस में हुआ है, आर्कियन में। फिर प्रोटोरेजोइक है, प्रारंभिक जीवन है, बहु को कोशिकीय जीव का विकास हुआ है। लेकिन उनकी जो ऊपर की काया है, जो उनकी त्वचा है, वो अभी भी क्या कोमल है, रीढ़ विहीन है, अभी हड्डियों का जो रीढ़ की हड्डी है, उसका विकास अभी नहीं हुआ है, और स्थल पर जीवन अभी भी नहीं आया है। तो आप सोचिए कि मतलब 13.6 अरब वर्ष के बाद 4.6 अरब वर्ष पे अर्थ के अनुसार 4.6 से 57 करोड़ वर्ष के बीच में जीवन नहीं आया है। मतलब स्थल पर जीवन नहीं आया, सिर्फ कहां पर आया है, अभी महासागर में जीवन आ रहा है। जैसे कि आप, अब एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको, थोड़ा हौच पौच हो रहा होगा। ठीक है। तो देखती है, देखिए। ठीक है। देखो, सुपर इयन कौन सा सुपर इयन है, फ्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन इसको क्या नाम दिया है, सुपर इयन, ऐसे ही लिख देता हूँ, सुपर इयन समझेंगे। अब प्री कैम्ब्रियन सुपर इयन की क्या क्या गतिविधियां हैं, नंबर 1 क्या है सर, यहाँ पर हमारा अरावली प्लस धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हो रहा है। ठीक है। सर महासागर में जीवन की उत्पत्ति हो गई है इस समय में, यानी आपका पीरियड देखिए 6.4.6 बिलियन ईयर एगो से लेके 56 यानी 57 मिलियन ईयर एगो का टाइम फ्रेम है ये। महासागर में जीवन की उत्पत्ति हो गई है। ठीक है। और ये है, अब जो प्री कैम्ब्रियन सुपर यूनियन हम कितने पार्ट में डिवाइड किया था, नंबर, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोरेजोइक। आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। हेडियन का टाइम फ्रेम रहा है सर 4.6 से 3.8 बिलियन ईयर एगो। ये 3.8 से 2.5 और बिलियन ईयर एगो, और ये 2.5 से 57 मिलियन ईयर एगो। हेडियन में क्या हुआ था, चंद्रमा बना है आपका। ठीक है। अभी भी महाद्वीप महासागर, CO2 की मात्रा अधिक है, जीवन की उत्पत्ति नहीं है। आर्कियन में क्या होता है सर, एक कोष के ब्लू ग्रीन एल्गी, एक कोष के जीव। ठीक है। और मैंने कैनेडियन सील, आप कभी भी पढ़ोगे ना कैनेडियन सील, तो वो कब की है, वो है सर आर्कियन काल की। ठीक है, कैनेडियन शील्ड की। और हमारी अरावली प्री कैम्ब्रियन एरा की, इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टान।
प्रोटोरोजोइक में सर क्या हो गया, प्रारंभिक जीवन आ गया है, जो क्या है, बहुकोष्ठीय आ गए हैं, एक कोष्ठीय थे पहले, अब बहुकोष्ठीय आ गए हैं, ठीक है। और कोमल काया है और रीढ़ विहीन है। खासियत क्या है, रीढ़ विहीन है जीव। और स्थल पर जीवन नहीं है, लेकिन अभी भी स्थल पर जीवन नहीं है। 4.6 बिलियन ईयर एगो और 57 मिलियन ईयर एगो के बीच में भी स्थल पर जीवन नहीं आया है। इतनी धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इयोन की बात कर ली, अब एक और इयोन है, फेनोरोजोइक इयोन। इसको अलग से ले लिया है, ठीक है। 57 करोड़ से लेके वर्तमान तक, अब तक जो भी है उसको क्या बोलते हैं, फेनोरोजोइक इयोन। फेनोरोजोइक इयोन को हम किसमें बांट रहे हैं, एरा में। इसमें कौन कौन से एरा बांटे हैं, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। पैलियोजोइक का टाइम फ्रेम क्या है, 57 से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 24.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 6.5 वर्ष से वर्तमान काल तक। ये हो गया आपका 57 करोड़ से वर्तमान तक का वो। अब पैलियोजोइक को हम 3, 4, 5 और 6 पीरियड में बांट देते हैं। कितने पीरियड्स में, 6 पीरियड्स में बांटते हैं। और मीजोजोइक को हम कितने पीरियड्स में बांटते हैं, 1, 2, 3 पीरियड्स में। और फिर सेनोजोइक को 2 पीरियड्स में बांटते हैं, टर्सरी और क्वार्टनरी। और इनके बाकी के इपोक नहीं है, आपके टर्सियरी काल के इपोक है, क्वार्टनरी काल के इपोक हैं। इनको हम 1, 2, 3, 4, 5 में ये और 1, 2 एपॉक में बांटते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस आपको कोई रटना नहीं है, बस ये समझ में आ गया ना आपके कब कब काल के हैं। तो मैं बस आपको डायरेक्ट कुछ चीजें बता देता हूं जो आपके हमारे काम की हैं। नंबर 1 काम की है जो कैम्ब्रियन काल है। जीवाश्म मिलना प्रारंभ होते हैं इस काल के, क्योंकि जो जीवों का जो कवच है, जो ऊपर की त्वचा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनने लग गई थी, ठीक है। प्राचीनतम जीवाश्म युक्त अपसादी चट्टानें इसी काल की प्राप्त होती हैं। विंध्याचल पर्वत का निर्माण होता है, वो भी कैम्ब्रियन काल का है। तो विंध्याचल कर्म कैम्ब्रियन कब का है, कैम्ब्रियन का। समुद्र में रीढ़विहीन जीवों का विविधीकरण होता है, जिसे कैम्ब्रियन बुशकोट कहते हैं। और समुद्र में समुद्री घास का विकास, स्थल पर अभी कोई लाइफ नहीं है। फिर ऑर्डोविशियन का, ऑर्डो का होता है रीढ़विहीन जीवों की बहुलता होती है। समुद्र में रेंगने वाले जीवों का विकास हो जाता है, कशेरुकी जीवों, मछली का विकास और सागरीय वनस्पति का विस्तार। सिल्यूरियन में भी कुछ नहीं है, स्थलीय पे पौधे आ जाते हैं। समुद्र में रीढ़ वीन वाले जीवों का विकास होता है, रीढ़ वाले बीजों काल प्रवाल जीवों का विकास होता है। और कैलिडोनियन पर्वतीकरण भी सिल्यूरियन का है। डिवोनियन में मछलियों का विकास होता है, मत्स्य युग भी बोलते हैं इसे। कार्बोनिफेरस इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस में क्यों है, क्योंकि उभयचरों का विकास हो गया, रेंगने वाले जीवों को, स्थलीय जीवों में वृक्षों का विकास हुआ, जैसे कोयले के भंडार है, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास और हर्षियन पर्वतीकरण। क्योंकि जो पेंजिया का निर्माण है वो भी कार्बोनिफेरस से, जो टूटता है ना आपका पेंजिया, वो भी इसी काल का है। समझ में आ रहा है। ठीक है सर। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको बता दी। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, राजस्थान की उत्पत्ति। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने जी एक तो पढ़ लिया कि जो 13.678 कुछ भी मान लीजिए बिलियन ईयर है वो यूनिवर्स का की उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद 4.6 बिलियन ईयर है वो अर्थ की उत्पत्ति हो गई। इससे पहले किसकी होती है, 13.6 बिलियन ईयर। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसमें विभिन्न कालखंड है। सुपर इयोन है, इयोन है, इयोन के बाद एरा है, एरा के बाद पीरियड है, और पीरियड के बाद इपॉक है, ठीक है। और हमने उसमें जानकारी ले ली कि विभिन्न काल हैं जिसके नाम हम याद रखेंगे सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपना, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। टॉपिक है ओरिजिन ऑफ राजस्थान। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेंजिया
एक टॉप ले लेते हम, एक स्लाइड ले लेता हूँ मेरे को, ये ले लेते हैं, ये समझ लो। ठीक है, ये लेते हैं। जो स्थल भाग था सीधा एक ही, क्या था? स्थल भाग। स्थल भाग पे इसको स्थल भाग बना देते हैं। ये क्या है? लैंड। इसको तो बोला जाता है पेंजिया। अर्थ थी, और उसके चारों ओर जल था, महासागर था। बेसिकली प्रशांत महासागर था, और बाकी और भी थे। इसको बोला जाता था पैंथालासा। बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं जो हमारा अभी वर्तमान स्वरूप है, इसके विषय में कुछ थ्योरी दी गई हैं कि जो हमारा वर्तमान स्वरूप आया है, ये कैसे आया है। समझिए, जो अर्थ है, हमारा जो मैप है वर्ल्ड का, वो कैसे आया है। तो उसके लिए मैं आपको इधर ले चलता हूँ। हाँ, उसके लिए हमारे साइंटिस्ट हुए थे अल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम है? नाम बोलिए एक बार। अल्फ्रेड वैगनर। वो 1912 में थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने, मैं आपको एक समझा देता हूँ, बाकी के ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, राजस्थान ज्योग्राफी में नहीं पढ़ना है, बस आप इतना ध्यान रखिए। अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। उसके अनुसार क्या है, नीचे जो हमारा है मैग्मा है, मैग्मा की परत पे जो परत है वो ऊपर संवहन करती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो प्लेटें हैं, प्लेटों में डिवाइड कर दिया गया, तो प्लेटें एक गति कर रही हैं इधर से उधर। उसी की वजह से जो हमारा ये जो मैप है वर्ल्ड है, वो स्वरूप प्राप्त किया। तो उन्होंने क्या किया, पेंजिया था परमियन काल में। ये बोलते हैं कि परमियन काल था। आप परमियन काल देखो, अभी मैं आपको ले चलता हूँ। परमियन काल कहाँ है सर? ये रहा। परमियन काल में सर पेंजिया का निर्माण हो गया था। परमियन काल में पेंजिया था। ठीक है, हमारा स्वरूप कैसा था परमियन? ये था सर, सारे जुड़े हुए थे, पेंजिया था। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, सारी ऐसे जुड़े हुए हैं। ये रहा। ये टेथिस सी की जगह इसको अच्छा नाम रहेगा पेंथालासा। क्या रहेगा? पेंथा। ये पेंथालासा है, और ये पेंजिया। ये सारा का जो स्थल भाग है, ये सब जुड़ा हुआ था एक साथ, एक ही था। जो अभी आप देखते हैं बीच में कुछ नहीं था, इसको क्या बोला जाता था? पेंजिया। जो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, उन्होंने बोला है कि इसको हम सर पेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंजिया बोलेंगे। तो पेंजिया परमियन काल में ये था कि उन्होंने बोला था कि हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, पेंजिया बोलेंगे, और पेंथालासा इसको बोलेंगे। अब लोरे हुआ क्या है, आपका जो ट्रियासिक काल है, उसमें टूटना चालू हो जाता है शरीर। पेंजिया ये क्या कर रहा है, प्लेटें गति कर रही हैं, तो ये क्या है, इधर की साइड बल लग रहा है, कभी इधर की साइड लग रहा है, तो ये टूट गई। तो ये दो भागों में है, जो यूरेशिया वाला पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका वाला है, वो तो लॉरेशिया कहलाया। क्या बोला है? लॉरेशिया। इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसको क्या बोला था? गोंडवाना। गोंडवाना। और इसके बीच में जो भूसन्नति बनी थी इन दोनों के बीच में, इसको टेथिस सी बोला गया है। क्या बोला गया है? टेथिस सी। जो इसके टूटने से क्या हुआ था, बीच में दरारें पड़ गई, दरारें पड़ गई, नीचे वन समुद्र जो पानी है वो आके जमा हो गया। इसको क्या बोल दिया? टेथिस सी। और प्रेजेंट स्वरूप ये है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी यही बोलती है। अब इधर आ जाओ। ओरिजिन ऑफ राजस्थान में क्या है, जो पेंजिया था वो 23% लैंड थी। कितनी? 29%। 29% तो क्या थी? लैंड। जिसको क्या बोलता था? पेंजिया। क्या बोलते हैं हम? पेंजिया। और पेंथलासा। पेंथलासा क्या था? पानी। क्या था? पानी। पानी कितना था? 71%। अब ये टूटती है, ये तो क्या बन गई? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को क्या बोलते हैं? लोरेशिया। उधर क्या बन गया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। और ये भूसन्नति जियोसिंक्लान, जो कि क्या, वो क्या नाम है इसका? टेथिस
सागर। तो इंडिया किसका पार्ट है, आपको समझ में आ गया? इंडिया पार्ट हो गया गोंडवाना लैंड का। इसी के साथ ही साउथ अमेरिका भी इसी का पार्ट है, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया भी इसी का पार्ट है, इसके अलावा अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्लियर? देखो, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हमारे साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। उन्होंने बोला था पेंजिया था और पेंथलासा था। पेंजिया क्या था? 29% स्थलभाग, और ये 71% जल। जो पेंजिया था वो टूटता है दो भागों में। एक भाग कहलाता है आपका अंगारा लैंड, और एक भाग कहलाता है सर गोंडवाना लैंड। जो इंडिया है वो इसका पार्ट है। इसका पार्ट है गोंडवाना लैंड का। क्लियर? इमेज से आप और समझ लो इसे। जो ये था पूरा का पूरा पेंजिया हो गया। पेंजिया के बाद ये टूटा, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, लॉरेशिया के भाग हो गए। गोंडवाना अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इसके भाग हो। प्रेजेंट फॉर्म ये है। जो हमारा अफ्रीका इधर का हो गया, ये मान के चलिए, ये लाइन खींच दीजिए। ऊपर वाले तो ये सब पार्ट किसके हो गए? अंगारा लैंड या लॉरेशिया के, और ये किसके हो गए? गोंडवाना के। क्लियर? इसको छोड़िए। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था सर? कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताई दिया, मैंने सुपर कॉन्टिनेंट का कहलाता था पेंजिया। एट प्रेजेंट पेंजिया इज टू पार्ट में, जो नॉर्थन पार्ट है वो तो अंगारा लैंड लॉरेशिया है, और साउथर्न पार्ट है वो गोंडवाना है। तो इंडिया और राजस्थान किसके पार्ट है? गोंडवाना लैंड के भी पार्ट है। और तैतीस सागर के जो स्थल भाग है। पेंथलासा क्या था? अल्फ्रेड वेगनर सर ओशियन पार्ट था। कितना परसेंट था ओशियन? 71% था। और ये पेंजिया कितना था? 29। ठीक है, ओके। 33 क्या था? जियो सिंक्लाइन भूसन्नति बन गई थी। भूसन्नति क्या होती है सर? जैसे कि ये मान लीजिए, तो स्थल भाग हैं दो, ये दोनों अलग हुए, पहले ऐसे जुड़े हुए थे। ठीक है, अब ये दोनों इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, जो बीच का है ये टूटेगा। तो इसके बीच में दरार पड़ के ऐसे, ये इधर गया, ये इधर गया, इधर जमने पता, और जो कोई पानी वगैरह जो यहाँ पे वो पूरा था महासागर था, यहाँ भर गया, तो ये भूसन्नति बन गई पूरी की पूरी। वाटर बढ़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या थी? भूसन्नति थी, जिसे क्या बोलते थे? जैसे कि अंगारा मान लो, इसे गोंडवाना मान लो, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गई? भूसन्नति। टर्म कौन कौन सी आई थी? अभी हम एक बार टर्म की बात कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ। पेंजिया, देखो, पेंजिया, अल्फ्रेड वैगनर ने टर्म दी। पेंथलासा पूछ लेगा, और 33 साल। ये तीन भाग हो गए कि अब हम इन इनके ऊपर बात करेंगे कि ये है। पेंजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट था, दो भागों में डिवाइड होगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पेंथलासा है, 33 सागर है, अंगारा और गोंडवाना के बीच में वाटर भरा हुआ, जैसे भूसन्नति है। सिंपल चीज है, समझ में आ रही है? 33 सागर भूसन्नति है। अब राजस्थान की अब उत्पत्ति से संबंधित क्या है कि राजस्थान की जो फॉर्मेशन है वो में हम जो पार्टों की बात करते हैं वो कौन कौन से बना हुआ है, तो उत्पत्ति का यही हो गया। तो हम एक तो हमने पढ़ा था, जो राजस्थान की उत्पत्ति में जो सहायक है, एक तो गोंडवाना लैंड है, हमने पहले ही पढ़ लिया, और एक 33 सागर है, 33 सी। जो अरावली है सर, अरावली और एक हाड़ौती, ये तो गोंडवाना लैंड के पार्ट है। और जो डेजर्ट और प्लेन यानी मरुस्थल
और मैदान है, वो सर तैतीस सागर के भाग है। ठीक है। तो जो अरावली है सर, ये लिखिए, हमने कब पढ़ा था, कब निर्माण हुआ था, ये प्राचीनतम भाग है सर। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है इसका निर्माण। प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। और नवीनतम मैदान है वो क्या है, नवीनतम है, नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। नवीनतम मैदान, जैसे मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूँ इसको एक बार। एक मैप ले लेते हैं हम। ओके। ठीक है, जैसे इंडिया है ये, इंडिया का जो हमें देखो, ये वाला पार्ट है जो नॉर्थन माउंटेन्स है, ये वाला जो ये दे रखा है इसने, ये वाला कलर है चॉकलेट टाइप का, ये क्या है, माउंटेन है। क्या है, माउंटेन है। नॉर्दर्न माउंटेन बोलते हैं इनको। ठीक है। जो ये ग्रीन में दे रखा है नॉर्दर्न प्लेन है, ये क्या मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान, इनको क्या बोलते हैं, उत्तर के विशाल मैदान। कौन कौन सी नदी बह रही है, गंगा, इधर ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान। तो ये वाला ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो इधर पहले तीन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इधर सरस्वती, लेकिन सरस्वती ने बहना बाद में बंद कर दिया, तो ये भी उत्तर का विशाल मैदान का ही भाग था, मरुस्थल। ठीक है। ये हो गया। ये सर आपका हो गया, जैसे कि आप, आपका डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। ये राजस्थान का देखो, ये जो हाड़ौती वाला भाग है ना सर, ये इधर का दक्कन का पठार का हो जाएगा। ये क्या हो गया सर आपका, कोस्टल प्लेन हो गए, और ये आइलैंड हो गया। तो मोटा माटी जो ये वाला भाग है, ये तैतीस सागर के ही है। हम क्या मानते हैं, तैतीस सागर के से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, और ये गोंडवाना लैंड के हैं। तो हमने जीटी लिख देते हैं, गोंडवाना तैतीस। तो गोंडवाना में तो क्या आ जाएगा, जी में, और ये तैतीस है। गोंडवाना तो में क्या आ गई, अरावली आ गई, और हाड़ौती आ गया। और तैतीस सागर के अवशेष क्या है, मरुस्थल और मैदान। तो अरावली तो क्या है, सबसे प्राचीनतम है सर। और नदियां क्या हैं, जो मैदान बनाए गए हैं, वो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। जो नदियों के सिल्ट लाया गया है, नदियों का जो बहा बहा कर उससे मैदानों का निर्माण हुआ है। तो मैदान क्या है, सबसे नवीनतम संरचना है, किसी भी भौतिक प्रदेश की सबसे नवीनतम संरचना कौन सी है, मैदान है। ठीक है। तो हाड़ौती सबसे प्राचीनतम और नवीनतम ये है। अरावली के बाद अगर हम क्रम देखें, तो आप जैसे अरावली, हाड़ौती, फिर डेजर्ट, और फिर प्लेन, ये सबसे प्राचीनतम। फिर अगर पूछ ले कभी क्रम कि क्या है जो बनने का क्रम, क्या है, सबसे पहले निर्माण अरावली का हुआ है, फिर हाड़ौती का गोंडवाना लैंड, फिर डेजर्ट, क्योंकि पहले मैदानी था, अब ये सूख गया, अब और उसके बाद इसका मैदान का निर्माण हुआ। अब दो चीजें नोट्स लिखिए। मैंने क्या बताया था, जो अरावली और हाड़ौती किसके पार्ट है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन पे पठार। ये दोनों, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भाई भारत के जो हम भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं, उसके संबंध में जो अरावली और हाड़ौती हैं, नोट लिखो, ये है प्रायद्वीपीय पठार के भाग। अगर राजस्थान के संदर्भ में लें तो किसके भाग है ये, प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। और ये दोनों भाग है उत्तर के विशाल के मैदान के, उत्तर विशाल मैदान के भाग है। समझ में आया। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो, अर्थ 4.6 बिलियन ईयर एगो बनी है। विभिन्न जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी हमने, उस पर कोई ध्यान देना है मत। उसके बाद 1912 में अल्फ्रेड वेगनर आए। कौन सी थ्योरी थी,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, रुको मैं 2 मिनट इधर समझा देता हूँ इस पे। एक हम ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, रिवीजन ले लो। ठीक है। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर साहब आए। अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी थी थ्योरी दी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने कहा था सर, ये आपकी पृथ्वी है, इसका जो स्थल भाग है उसका नाम है सर पेंजिया। उन्होंने क्या नाम रख दिया सर? पेंजिया। ये सुपर कॉन्टिनेंट है सर, जो सभी कॉन्टिनेंट है उनसे मिलकर बना हुआ है, इसको क्या बोला? सुपर कॉन्टिनेंट है सर ये। सुपर कॉन्टिनेंट है सर, ये 29% है सर, जो आपकी पृथ्वी का पूरा बहुभाग है। इधर सर उनको कह दिया सर, ये पूरा का पूरा सर जल भरा हुआ है, इसको सर उन्होंने नाम दे दिया पेंथलासा। क्या नाम दे दिया सर? पेंथलासा। पेंथलासा में कहा सर ये 71% सर पानी है, और पेंथलासा नाम है सर। उन्होंने कहा सर ये पेंजिया है ना, पेंजिया, ये टूटेगा सर, टूटेगा ये सर। टूट दिया कार्बोनिफेरस काल में सर, टूट गया था ये। टूटा तो सर 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या नाम बन गया सर? अंगारा लैंड। क्या नाम बन गया सर? अंगारा लैंड। दूसरे का सर क्या नाम गया? गोंडवाना लैंड। सर क्या नाम बन गया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या सर? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच सर जो भूसन्नति बनी, क्या बनी सर? भूसन्नति। क्या बनी इन दोनों के बीच? भूसन्नति। भूसन्नति का नाम सर क्या रखा? टैथिस सागर। क्या नाम रखा सर? टैथिस सागर। क्या नाम रखा सर? टैथिस सागर। नाम याद हो गया? टैथिस सागर नाम रख दिया। जो इंडिया है सर वो गोंडवाना लैंड का भी भाग है और टैथिस सागर का भी भाग है। ठीक है, राजस्थान भी फिर गोंडवाना और टैथिस सागर से ही बनेगा। ठीक है। अब हम राजस्थान पे आ जाते हैं। सर जो राजस्थान है, कुछ भाग सर गोंडवाना का है, कुछ टैथिस का है। जी माने गोंडवाना, टी माने टैथिस। सर इसमें गोंडवाना में अरावली सर क्या है? अरावली। और सर हाड़ौती। और सर हाड़ौती। और टैथिस में सर डेजर्ट। और सर प्लेन। अरावली, हाड़ौती, और सर मरुस्थल, और सर मैदान। ये सबसे सर प्राचीनतम है। कौन सा है? प्राचीनतम। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है सर? अरावली। और नवीनतम कौन सा है सर? ये। उसके बाद सर हाड़ौती और डेजर्ट। यानी नंबर, अगर हम पूछें, विद्रोही मैं पूछूं कि साहब सबसे प्राचीनतम से नवीनतम का क्रम बताइए, तो सबसे प्राचीनतम का अरावली, फिर हाड़ौती, फिर डेजर्ट और फिर प्लेन। ये क्रम हो जाएगा। ठीक है। ये सबसे प्राचीनतम यही क्रम है ये इनका। तो सर इंडिया भी भूभागों में डिवाइड है। अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, नहीं, ऐसा इंडिया बन जाएगा बस। जो सर यहाँ तक है, ये जो सर ये तो हम बोलते हैं हिली रीजन है, पहाड़ी। ठीक है, हिमालयन। अब सर यहाँ से इधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये मैदान बनाती है। इधर से सर आपकी गंगा है, इधर जा रही है। और हमारी सरस्वती, वो नदी थी, वो यहाँ बनाती थी राजस्थान में, लेकिन बाद में सूख गई। तो ये सर जो पूरा का पूरा यहाँ तक पार्ट है, ये उत्तर विशाल मैदान कहलाता है। उत्तर विशाल मैदान। और सर इधर का जो पूरा पार्ट है, ये दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार, इसको प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, जो अरावली और हाड़ौती है, ये तो सर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके भाग है। राज्य भारतीय जो भौतिक प्रदेश है उनमें से किसके भाग हैं ये दोनों?
प्रायद्वीपीय धार के। और नवीनतम ये दोनों किसके भाग है? उत्तर विशाल मैदान के। तो कोई कंफ्यूजन सर? हमने पढ़ ली 1912 में अल्फ्रेड वेगनर राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। पेंजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता था, दो भागों में डिवाइड हो गया। अंगारा, लोरेशिया अंगारा या लोरेशिया बोलते हैं इसको, दूसरा नाम। भूसन्य तिथि 33 सागर था। उसके बाद जो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना है, और 33 है। 33 से कौन किसकी उत्पत्ति हो रही है? मरुस्थल और मैदान की। एम याद कर लो। उस अरावली से, उसके गोंडवाना से अरावली और हाड़ौती की। तो ये राजस्थान की उत्पत्ति से जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए सर थैंक यू, और मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।